गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स से पहले हम बात कर लेते हैं कि एक मेंडल नामक साइंटिस्ट आया था और मेंडल ने कुछ सिद्धांत दिए थे। उन्होंने कुछ रेशियो बनाया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, जो भी कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं या फिर जिसको जीन कहा गया है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति होती है। ये बात की थी मेंडल ने और कहा था कि इसने रेशियो बनाया था कि F2 जनरेशन जब आती है तो उसका रेशियो 3:1 होता है या 1:1, ये रेशियो होता है। अगर इसकी हम बात करें तो ये जीनोटिपिक रेशियो है, ये फिनोटिपिक रेशियो है। अगर फिनोटिपिक रेशियो होता है ये 3:1 का रेशियो पाया जाता है। अगर इसका हम वापस करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस कराओ या बैक क्रॉस कराओ, तो 1:1 का रेशियो मिलता है। ये तो हमने पहले शुरुआत में ही डिस्कस कर ली है। तो हम बात करते हैं कि एक समष्टि की अगर हम बात करें तो समष्टि में उन जीवों की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसमें जीन उपस्थित होते हैं कई कारक पर निर्भर करते हैं। जैसे फर्स्ट बात करते हैं कि इसमें फर्स्ट कारक होगा कि एक समष्टि में एक जीन विशेष की आवृत्ति कितनी है, समष्टि का आकार कितना है, और भी बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं वो समष्टि की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर निर्भर करते हैं। समष्टि में एक समय में और एक ही स्थान पर एक विशेष जीन अथवा उसके जो एलील्स होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इस बात पर निर्भर नहीं करता है। एक समष्टि ऐसे समुदाय से बनती है जिसमें जीवों में आपस में इंटरब्रीडिंग हो, यानी कि एक ही एरिया के अंदर पाए जाने वाले ऐसे जीव जो आपस में क्या कर रहे हैं, इनके बीच में इंटरब्रीडिंग हो आपस में, तो वो सारी समष्टि कहलाती है। और वे एक प्रकार के स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन के अंदर पाए जाते हैं। फिर इसको अगर हम बात करें कि समष्टि बनाने वाले जीवों में जीनों की जो वंशागति होती है अगर मेंडल नियम के अकॉर्डिंग होती है तो उसको मेंडेलियन समष्टि कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जीन पूल या जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एलील क्या होता है। और एलील और एक होता है जीनोटाइप। एलील ये ए है, ये एलील हो गया अलग से, ये एलील हो गया, तो ये दो एलील हो गए। इन दोनों को संयुक्त रूप से कहेंगे जीनोटाइप। जैसे ये कॉम्बिनेशन ऐसा होता है ना, तो ये भी दो एलील है, ये जनरली अपन ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो अगर यहाँ बात करेंगे एलील कितने हैं, एलील हो गए 6 और जीनोटाइप कितने हैं 3। ऐसे हम एलील और जीनोटाइप को अलग अलग करते हैं। अब हम बात करते हैं जीन पूल के बारे में। जीन पूल का मतलब होता है कि एक समष्टि में, कोई भी एक समष्टि है, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं जिसमें गैमेट बनाने की क्षमता है, यानी कि यहाँ पे क्या कर रही है, ये आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, और यहाँ पे उपस्थित कुल जीनों का जो योग होता है उसको जीन पूल कहा जाता है। टोटल कितने जीन हैं तो उसको कहा जाता है जीन पूल। इसी के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब ये जीन जाते हैं तो उसको कहा जाता है युग्मक पूल, गैमेट पूल कहा जाता है। और जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो क्या बनते हैं, जाइगोट बनता है। फिर बात करते हैं जीन की फ्रीक्वेंसी की, कि किसी समष्टि में एक जीन के विभिन्न विकल्पियों या फिर एलील्स का जो अनुपात होता है उसको कहा जाता है जीन की फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि इससे पहले जो भी इसके पेरेंट रहे होंगे उनकी क्या फ्रीक्वेंसी थी, उस पर निर्भर करती है। तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम यहाँ एग्जाम्पल से लेके देखते हैं कि किसी की भी फ्रीक्वेंसी है वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एलील की फ्रीक्वेंसी के लिए, एलील की फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें तो ये एलील की फ्रीक्वेंसी जो होती है एलील के कंपेयर करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलील से, या फिर पोजीशन ऑफ गिवन एलील, एलील कितना है और उसका कंपेयर करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ एलील से, तो उससे हम एलील की फ्रीक्वेंसी निकल आएगी।
एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक के अंदर, जिसको हम सीधे सिंपल लिखते हैं। 3 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, जिसमें रुधिर ग्रुप का, ब्लड ग्रुप का दे रखा है इसमें ह्यूमन का, जिसमें कैपिटल एम को हमने ए लिखा है, तो इसका है 50, फिर इसका है 30, इसका है 20 और इसका है 30, ये लिखा है बुक के अंदर। और टोटल जो अगर समष्टि की बात करें या टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 100। टोटल पॉपुलेशन क्या है, ये है 100, ऐसा लिखा है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का मैं तुम्हें सिंपल सा और सीधा सीधा फॉर्मूला बताती हूँ। देखो, एक तो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला ये है कि अगर सिर्फ एलील निकालना है, एलील की फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए ये हो जाएगा, नोट कर लेना कहीं पे भी, 2n, एक फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। अब ये है, इसको सॉल्व करके देखेंगे अपन। तो यहाँ कर लेते हैं 2, फिर कैपिटल ए कितना है 50, प्लस ये कितना है 20/2, n का मतलब टोटल होता है, इंटू 100। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 0.5, क्या हो जाएगा 0.5 फ्रिक्वेंसी है इसकी। तो यहाँ पे आराम से ज्ञात हो सकती है। ये सिर्फ एलील की बात कर रहा है, ध्यान रखना, एलील की। ये एलील का बताया मैंने फॉर्मूला, ये नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या है। एलील की फ्रीक्वेंसी हमने ज्ञात कर ली सिर्फ ए, तो उसी प्रकार स्मॉल ए का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो स्मॉल ए के लिए भी फॉर्मूला क्या रहेगा, वही रहेगा फॉर्मूला तो, लेकिन वहाँ पे जो हमने कैपिटल लिखा, वहाँ पे हम स्मॉल लिख देंगे, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, बाकी कहीं पे भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 2 और स्मॉल की थी यहाँ पे 30, प्लस कैपिटल और स्मॉल की थी यहाँ पे 20, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 100, तो इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, तो इसे करेंगे तो फिर आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, कुछ पॉइंटों में आएगी यहाँ पे 0.4 के आसपास आएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया स्मॉल ए की। और कैपिटल ए में शायद मैंने यहाँ गड़बड़ किया है कि कैपिटल ए यहाँ पे तो 50 था, फिर यहाँ पे मुझे 20 लिखना था, तो वो एक बार देख लेना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, बस फॉर्मूला यही लगाना है। अब हम बात करते हैं जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी याद करते हैं। तो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए, क्योंकि हमने कहा था ना ये जीनोटाइप होता है। उससे पहले हमने सिर्फ एक ए या फिर इसकी ही ज्ञात की थी, या फिर कैपिटल या फिर स्मॉल सिंगल की, एल की ज्ञात की थी। अब हम कर रहे हैं जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी ज्ञात। अब जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी के लिए सिंपल सा एक है, जैसे कैपिटल ए की वैल्यू कितनी थी 50 थी, कैपिटल ए स्मॉल ए की वैल्यू यहाँ पे 20 दे रखा है, और कैपिटल स्मॉल ए की दे रखी है यहाँ पे 30, ये है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको करो 2 से गुणा, इसको करो 2 से गुणा, यहाँ पे जो टोटल दे रखा है 100, इसको भी करो 2 से गुणा, और जो बीच वाला है हेट्रोजाइगोट जो होता है, इसको डबल करो, इसको डबल करो, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। तो इसको निकालो कितना होता है 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, और यहाँ हो जाएगा 200। यहाँ तक हुआ क्लियर। अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो देखो ए यहाँ पे तो आ रहा है, तो इसको तो ऐड करेंगे, ये रहा 100, इसके साथ यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 20 है और इसकी भी वैल्यू 20 है, इसलिए हमने 20 2 बार लिखा है। तो यहाँ पे करेंगे 20 अपॉन टोटल कितना है, टोटल है 200, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर
अब इसको कट पेस्ट करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है जीनोटाइप की वो आ जाएगी 0.6। करके देख लेना एक बार। फिर इसी फॉर्मूले से अगर हम इसका निकालना चाहे, अगर इसको निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, देखो ये कितना है 60 प्लस स्मॉल की वैल्यू 20/200 और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4। बहुत ही सिंपल है। तो ये है फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का। इसमें हमने होमोजाइगोट की ज्ञात कर ली, तो हम हेट्रोजाइगोट की भी आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होगा। तो ये हम आराम से पूरा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हार्डिन-वेनबर्ग प्रिंसिपल। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेती हूँ कि जो भी एलील की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो FA कैपिटल A इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट में कैपिटल A प्लस कैपिटल A स्मॉल a अपॉन 2n। इसमें कैपिटल A की वैल्यू जो है बुक में दे रखी है 50, 2 इंटू 50 प्लस 20 अपॉन 200। 200 मतलब 2 इंटू 100 तो 200 हो गया। तो इसको सॉल्व करना आराम से, तो वहाँ पे कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। स्मॉल a की अगर हम ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल a की 30, 2 इंटू 30 प्लस यहाँ पे जो हेट्रोजाइगोट है वो है 20 अपॉन 200। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इससे आराम से ये वैल्यू रख दी हमने, तो इसको सॉल्व करोगे तो आराम से इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी की। तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी सीधे लिखना है पहले, तो लिख करके जो भी होमोजाइगोट होते हैं उनको 2 से गुणा करना है और इसका जो टोटल होता है उसको भी 2 से गुणा करना है। फिर जो बीच वाला हेट्रोजाइगोट होता है इसको डबल करना है, यानी प्लस में 2 बार लिखना है। एक इसके लिए हो जाएगा और एक इसके लिए हो जाएगा। तो अपन को ए का ज्ञात करना है तो इसको हम जोड़ लेंगे सबको, और स्मॉल का ज्ञात करना है तो इसको भी हम जोड़ लेंगे। तो आराम से यहाँ पे इसका आंसर निकल आता है। ये नोट कर लेना, फॉर्मूला साइड में काम आएगा तुम्हारे, क्योंकि ये चीज़ें बुक में नहीं है। अब हम बात करते हैं हार्डिन-वेनबर्ग प्रिंसिपल, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, जिसने दिया था जीन आवृत्तियों के समतुल्यता का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा, देखो इसमें से हार्डी जो है वो मैथमेटिशियन थे और वेनबर्ग जो है वो फिजिशियन थे, तो इनका कोई लिंक भी नहीं है, फिर भी इन्होंने सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा कि ऑल एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप, जो हमने फ्रीक्वेंसी ज्ञात की थी और जो जीनोटाइप ज्ञात किया था, उन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एलील एंड जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी चेंज नहीं होती। अगर वो कांस्टेंट रहती है तो एक कांस्टेंट रहती है, मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में अगर जाते हैं तो ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। द एलील फ्रीक्वेंसी एंड जो भी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती हैं जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तब। ये है हार्डिन-वेनबर्ग का प्रिंसिपल। इसमें हम बात करेंगे इसका क्या क्या क्राइटेरिया रहा है। क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया को नोट कर लेना कि ये प्रिंसिपल कब लागू होता है, जब पॉपुलेशन लार्ज हो, जब क्या हो, पॉपुलेशन लार्ज हो, जब इसमें रैंडम मेटिंग हो, जब रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, इसी के साथ माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी माइग्रेशन यानी कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर से कोई अंदर भी नहीं आना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो भी 6 पॉइंट है ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, जो नेचर सेलेक्ट करती है ना, सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसी के साथ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होना चाहिए। ये है क्राइटेरिया ऑफ हार्डिन-वेनबर्ग प्रिंसिपल का, कि ये सब होगा तो ये हार्डिन-वेनबर्ग प्रिंसिपल लागू होगा, वरना नहीं होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ,
कि पॉपुलेशन शुड बी लार्ज होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग शुड अकर, नो म्यूटेशन, नो माइग्रेशन, नो सेलेक्शन, और सेक्स और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शुड बी टेक प्लेस। ऐसा कुछ होना चाहिए इसके अंदर। अब हम प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसका जो प्रिंसिपल है, इन्होंने कहा था p का स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q का स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर 1, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इसको b नहीं मान करके यहाँ पे स्मॉल भी लिख सकते हो, a का स्क्वायर बराबर 1। अब इसको और खोल के लिखेंगे तो ये कैपिटल A प्लस 2a ये हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे भी तुम्हारी मर्जी वैसे लिख सकते हो। ये तो तुम्हें मैथमेटिक्स में पढ़ाई होगा फॉर्मूला। एक ये याद रखना, p प्लस क्यू बराबर 1 होता है। तो इसके थ्रू आराम से तुम ज्ञात कर सकते हो। अगर हम बात करें q की वैल्यू पता है अपन को, तो अगर q की वैल्यू पता है तो अपन क्या कर सकते हैं, p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, q को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस q हो जाएगा। तो ये q की वैल्यू आराम से ज्ञात हो जाएगी। और यहाँ पे इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात करने का है वो हमने पहले ही बता रखी है। तो यहाँ पे अपना हार्डिंग-वेनबर्ग प्रिंसिपल कंप्लीट होता है।